हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं हम लोग 12th क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए शुरू में ही बताया गया था जब फर्स्ट वाली एनसीईआरटी हमने स्टार्ट की थी 11th क्लास वाली, तभी हमने आप लोगों को बताया था कि भूगोल को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है ना, एक तो हमारा भौतिक भूगोल है और दूसरा मानव भूगोल है। इसके बारे में डिटेल से चर्चा की गई है फर्स्ट वाले में, फर्स्ट एनसीईआरटी का जो फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं मानव भूगोल। ठीक है ना, जैसा कि हमने उसमें बताया था कि जो प्रकृति हमें प्रदान करती है उसे प्राकृतिक भूगोल, जो मानव हमें प्रदान करता है मानव स्वयं बनाता है, उसे मानव भूगोल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्योंकि हम लोग उसमें उस वाली 11th क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं कि प्राकृतिक भूगोल के मूल सिद्धांत क्या है, ये पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, और इसमें हम पढ़ेंगे मानव भूगोल के मूल सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें। आप भौतिक भूगोल आप भूगोल एक विषय के रूप में भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का एक अध्याय में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, क्या आप इसकी अंतर्वस्तु को याद कर सकते हैं? देखिए ये 11th क्लास की बात हो रही है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसी की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके आगे फिर देखते हैं इसमें। क्या आप इसकी अंतर्वस्तु को याद कर सकते हैं? इस अध्याय ने बृहद रूप से आपका परिचय भूगोल की प्रकृति से कराया था। आप भूगोल के महत्वपूर्ण, देखिए आप लोग जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं या जो पास कर चुके हैं, तो उनको पता है कि ये 12th क्लास 11th क्लास वो पढ़ चुके हैं, यही लेखक उनको बता रहे हैं। जैसे आप लोग 12th क्लास के अगर हैं तो आप 11th क्लास पढ़ चुके हैं, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत आप पढ़ चुके हैं। लेखक आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप भौतिक भूगोल की प्रकृति से मतलब कि भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत से पूरी तरह से परिचित हैं। ठीक है ना, इसलिए वो अब आपको मानव भूगोल का सिद्धांत पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप भूगोल की महत्वपूर्ण शाखाओं से भी परिचित हैं। यदि आप अध्याय को पुनः पढ़ें तो आपको मानव भूगोल का मुख्य विषय भूगोल से संबंधित संबंध भी ज्ञात हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि एक अध्ययन क्षेत्र में भूगोल समकलनात्मक, अनुभाविक एवं व्यावहारिक है। इस बात को सही ढंग से पूरी तरह से समझाया गया 11th क्लास के फर्स्ट लेक्चर में कि किस तरह से समकलनात्मक है। फर्स्ट या सेकेंड में, मतलब फर्स्ट अध्याय में समझाया गया इसको। अनुभाविक और व्यावहारिक, ये तीनों चीज़ें सही ढंग से पूरी व्याख्या के साथ आप लोगों को समझाया गया है। ठीक है ना, अतः भूगोल की पहुंच विस्तृत है और किसी भी घटना अथवा परिघटना का जो दिक् एवं काल के संदर्भ में परिवर्तित होता है उसे भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जाता है। आप धरातल को किस प्रकार देखते हैं? क्या आपको लगता है कि पृथ्वी के दो घटक हैं, प्रकृति भौतिक और जीवन, जिसमें मानव सम्मिलित है? अपने परिवेश के भौतिक और मानवीय घटकों की सूची बनाइए। क्लास में आप लोगों ने इसकी सूची बनाई है। ठीक है ना, कि मानव निर्मित कौन सी चीज़ें हैं और प्रकृति द्वारा निर्मित कौन सी चीज़ें हैं, तो बस वही लेखक कह रहे हैं आप लोगों को। ठीक है ना, भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है और मानव भूगोल भौतिक प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच संबंध, मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण तथा उसके घटित होने के कारण विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक भिन्नताओं का अध्ययन करता है। ठीक है, तो मानव क्या करता है? देखिए यहाँ पे फिर से दिया है ना लेखक ने। देखिए बहुत पहले पढ़ाया जा चुका है आप लोगों को, जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए रिवीजन है ये, क्योंकि सिलेबस लगभग समाप्त हो चुका है। शायद एक आध अध्याय बचा है लास्ट का, बाकी पूरा सिलेबस कंप्लीट हमने कर लिया है। तो ये आप लोगों के लिए रिवीजन है, तो आप इसे रिवीजन समझ कर पढ़िए। ठीक है ना, आप इसका रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षाएं लगभग 2-3 दिन में शुरू होने वाली हैं। फिर उसके बाद वार्षिक परीक्षा के लिए हमें लगभग 3 महीने का समय मिलेगा। ठीक है ना, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 3 महीने का हमारे पास समय है। तो इससे फिर हम लोग रिवीजन के तौर पर हम इसे मान सकते हैं और हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चलेगा। ठीक है, तो चलिए फिर और आगे देखते हैं। यहाँ पे लेखक हमें समझाना क्या चाहते हैं कि भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। ये हम पढ़ चुके हैं, हमने 11th में ही पढ़ा था। और मानव भूगोल अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट यहाँ से है, भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है
और मानव भूगोल प्रकृति एवं मानव जगत के बीच संबंध, मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण, उसके घटित होने के कारण विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। आपको इस तथ्य के पहले से ही बोध होगा कि एक विषय के रूप में भूगोल का मुख्य सरोकार पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पोषित किया है। अतः प्रकृति और मानव के अध्ययन पर बल दिया गया है। आप अनुभव करेंगे कि भूगोल में द्वैतवाद आया और इस आशय के व्यापक तर्क वितर्क आरंभ हो गए। क्या एक विषय के रूप में भूगोल को नियम बनाने, सिद्धांतिकर अथवा विवरणात्मक होना चाहिए? क्या इसके विषय वस्तु को व्यवस्थित किया जाना चाहिए? क्या इसके अध्ययन को उपागम प्रादेशिक अथवा क्रमबद्ध होना चाहिए? प्रादेशिक और क्रमबद्ध उपागम क्या है? इसको कमेंट करेंगे 12th क्लास के स्टूडेंट, 11th के भी करेंगे, क्योंकि 11th क्लास के फर्स्ट अध्याय में इसको बताया गया है कि प्रादेशिक उपागम क्या है और क्रमबद्ध। तो हम भौतिक भूगोल का तो करते हैं प्रादेशिक और क्रमबद्ध, लेकिन क्या हम मानव भूगोल का भी इसी तरह से अध्ययन कर सकते हैं? तो इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा, और होता क्या है ये भी बताइएगा। ठीक है ना, ये अनिवार्य है। ठीक है, मेरे क्लास के बच्चे तो बताएंगे ही। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्या भौगोलिक परिघटनाओं की, कमेंट करके बताइएगा, क्या भौगोलिक परिघटनाओं की व्याख्या सैद्धांतिक आधार पर होनी चाहिए अथवा ऐतिहासिक संस्थागत उपागम के आधार पर? ये बौद्धिक अभ्यास से जुड़े मुद्दे हैं। अंततः आप मूल्यांकन करेंगे कि पृथ्वी और मानव के बीच द्वैधता नहीं है, क्योंकि प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व है। समग्रता में देखा जाना चाहिए। यह जानना रुचिकर है कि भौतिक और मानवीय दोनों घटनाओं का वर्णन मानव शरीर रचना विज्ञान से प्रतीकों का प्रयोग करते हुए रूपकों के रूप में किया जाता है। ठीक है, देखिए लेखक का यहाँ पर कहना है कि मानव और प्रकृति एक दूसरे से अलग नहीं है। तो भूगोल का तो अध्ययन हमने कर लिया, प्रादेशिक क्रमबद्ध उपागम में बांटकर, पहाड़ है ना, ये बताया जा चुका है पिछले में। तो जैसे हमने प्रकृति के गुणों को लिया ना कि पहाड़ कहाँ पर है, या तो हमने क्या किया कि पूरे एक साथ पूरे पर्वतों का अध्ययन कर लिया। ठीक है ना, फिर एक साथ पूरी नदियों का अध्ययन कर लिया, फिर एक साथ सारे मैदानों को देख लिया, फिर पठारों को देख लिया। या तो हम इस तरह से अध्ययन करेंगे या एक क्षेत्र विशेष को ले लेंगे और उसके सारे विशेषताओं का अध्ययन कर लेंगे। दो ही तरीके हैं। तो ये प्राकृतिक के लिए तो ठीक था, पर मानव के लिए भी मनुष्य जो मानव भूगोल है उसका अध्ययन हम किस तरह करेंगे, तो इसके बारे में हमें चर्चा इसमें लेखक ने कहा है कि कैसे हम करेंगे। तो ये आगे लेखक ने हमें बताया है। अभी फिलहाल हम ये पढ़ते हैं। हम यहाँ पर पहुँचे हैं कि प्रकृति एवं मनुष्य एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है ना, और इसमें इसको समग्रता से देखना है। तो लेखक और आगे क्या कहते हैं हमें, देखिए यहाँ पर ये लाइन जो लिखी गई है, भौतिक और मानवीय दोनों परिघटनाओं का वर्णन मानव शरीर रचना विज्ञान से प्रतीकों का प्रयोग करते हुए रूपकों के रूप में किया जाना चाहिए। तो देखिए ये यहाँ पर तुलना की गई है। ठीक है ना, जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं ना, हिंदी में ग्रामर अगर आपने पढ़ा है, पढ़ा ही होगा, ग्रामर अगर हमने पढ़ा है तो हम क्या करते हैं, ठीक है ना, तो ये वही है। ठीक है ना, केवल इसमें क्या कर दी गई है, उपमा कर दी गई है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं लेखक हमें क्या बताते हैं। हम सामान्यतः पृथ्वी के रूप में तूफान की आंख, नदी के रूप में मुख, हिमानी के रूप में प्रोत यानी नासिका, जल डमरू मध्य ग्रीवा और मृदा की परिच्छेदिका का वर्णन करते हैं। इसी प्रकार प्रदेश गांव नगरों को जीवों के रूप में किया जाता है। जर्मन भूगोलवेत्ता राज्य देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में करते हैं। सड़कों रेल मार्गों और जल मार्गों के जाल को प्रायः परिसंचरण की धमनियों के रूप में वर्णन किया जाता है। क्या आप अपनी भाषा से ऐसे शब्दों और अभिव्यक्तियों को एकत्रित कर सकते हैं? अब मूल प्रश्न उठता है कि क्या हम प्रकृति और मनुष्य को पृथक कर सकते हैं जबकि वो इतनी जटिलता से आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए लेखक ने क्या किया है कि इस जो हमारी पूरी पृथ्वी है और हमारी जो बॉडी है, ठीक है ना, तो इसकी उपमा कर दी है उन्होंने। ठीक है ना, उसकी इस तरह से उन्होंने
कि जैसे हम सामान्यतः रूप में तूफान को आग के रूप में देख सकते हैं, नदी को मुख के रूप में देख सकते हैं, हिमानी को प्रोत के रूप में देखते हैं, यानी कि नासिका, जल डमरू मध्य को ग्रीवा और मृदा की परिच्छेदिका का वर्णन करते हैं। ठीक है ना। तो उन्होंने ये कल्पना है कि हमने कल्पना कर ली कि पृथ्वी किस तरह से जुड़ी है। जैसे हमारी बॉडी की का हर पार्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हम बॉडी से मतलब कि हम नहीं अलग हो, किसी भी पार्ट को अलग नहीं कर सकते, यानी हर पार्ट हमारे लिए कंपलसरी है। इसी तरह पृथ्वी को उन्होंने जोड़ा है मानव भूगोल को और प्राकृतिक भूगोल को, मतलब भौतिक भूगोल और मानव भूगोल को उन्होंने इस तरह से जोड़ा है और साथ में मनुष्य को भी जोड़ा है साथ में उन्होंने। तो मानव भूगोल जोड़ा उन्होंने तो मनुष्य अपने आप जुड़ गया। तो प्राकृतिक भूगोल यानी भौतिक भूगोल और मानव भूगोल को उन्होंने जोड़ा है इस तरह से। ठीक है ना। कि जिस तरह से हमारी बॉडी अलग नहीं हो सकती, हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट अलग नहीं हो सकता, उसी तरह से मानव को क्या किया इन्होंने कि जोड़ा है इसमें। क्लियर है। अब इसको 3-4 बार पढ़िएगा, फिर जो नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा। बस इतना याद रखिएगा कि इसको प्रकृति लेखक ने क्या किया, कल्पना करके और मानव और भौतिक भूगोल दोनों को साथ में जोड़ने की कोशिश की है। मतलब प्रकृति को भी साथ में जोड़ा उन्होंने और मनुष्य को भी साथ में जोड़ा और उनके आंतरिक संबंधों को भी जोड़ा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं मानव भूगोल की परिभाषाएं। तो ये परिभाषाएं आप लोगों को रटनी पड़ेगी, थोड़ा सा समझ लेंगे और फिर रटेंगे। समझने का कैसे है, जैसे मानव भूगोल जो है मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ठीक है। इतनी देर से हम लोग पढ़ रहे हैं कि मानव भूगोल भौतिक भूगोल आपस में संबंधित है। ठीक है ना। तो इसको या तो आप लोग रट लीजिए, मतलब याद कर लीजिए। याद ही करना सही रहता है क्योंकि थोड़ा सा समझेंगे, समझ कर थोड़ा सा याद कर लेंगे। अब जैसे रेड जेल की परिभाषा जो दी गई है, ठीक है ना। एक मिनट। एनएलसी सैंपल जो है, ठीक है ना, इनकी परिभाषा जो है मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये एलएनसी सैंपल की है। ठीक है। और हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों का अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। तो ये किसने कहा, तो विडाल डी ला ब्लास ने कहा है। ठीक है। तो अब चलिए हम लोग मुझे तो ठीक है, चलिए मानव भूगोल की परिभाषा में रेड जेल की ही सही समझ में आती है। मुझे तो विडाल डी ब्लास की ज़्यादा सही है। वैसे रेड जेल की थोड़ा सरल है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि 2 परिभाषाएं याद रहे, क्योंकि एग्ज़ाम में 2 ही परिभाषा पूछता है अगर, लेकिन कंपटीशन में कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना। अक्सर कंपटीशन में यही पूछा जा सकता है कि मानव भूगोल मानव समाज एवं धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, किसने कहा है। ठीक है। इस तरह से पूछा जा सकता है, या फिर संश्लेषण जैसे शब्द का इस्तेमाल किसने किया है अपनी परिभाषा में, इस तरह से पूछा जाता है। तो कंपटीशन के लिए सभी को याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और अगर 12th क्लास की बात हम लोग करें, अगर ये वाले हमारे बोर्ड परीक्षा एमपी बोर्ड की बात करें, तो 2 परिभाषाएं अनिवार्य है। 2 परिभाषाएं आप लोग याद कर लीजिए बस। अब हम पढ़ते हैं मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा रखता है ये। ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। मानव भूगोल भौतिक वातावरण तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत अंतर संबंध का अध्ययन उनकी परस्पर अन्योन्य क्रिया के द्वारा करता है। आप अपनी कक्षा 11वीं पाठ की पुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में भौतिक पर्यावरण के तत्वों का अध्ययन कर चुके हैं। आप जानते हैं कि ये तत्व भूआकृति, मृदाएं, जलवायु, जल प्राकृतिक वनस्पति और विविध प्राणी जात तथा वनस्पति जात है। क्या आप उन तत्वों की सूची बना सकते हैं जिनकी रचना मानव ने भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त मंच पर अपने कार्यकलाप के द्वारा की है।
गृह, गांव, नगर, सड़क व रेलों के जाल, उद्योग, खेत पतन, दैनिक उद्योग में आने वाली वस्तुएं, भौतिक संस्कृति के अन्य सभी भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करते हुए मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं, जबकि भौतिक पर्यावरण मानव द्वारा बृहत स्तर पर परिवर्तित किया गया है। साथ ही मानव जीवन में को भी इसने प्रभावित किया है। वही चीज़ है, सेम है। भौतिक भूगोल में क्या है, मतलब भौतिक भूगोल की प्रकृति कैसी है उन्होंने बताया है, और मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है उन्होंने बताया है। ठीक है ना। भौतिक पर्यावरण ये जो सब क्या है, रेलें, सड़कें, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं, भौतिक सभी क्या है कि मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं। ठीक है ना। संसाधनों का भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करते हुए मानव द्वारा निर्मित किए गए, जबकि भौतिक पर्यावरण मानव द्वारा बृहत स्तर पर परिवर्तित किया गया है। साथ ही मानव जीवन को भी इसने प्रभावित किया है। ठीक है। और आगे देखते हैं हम लोग, मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है ना। इसको सेंटेंस को सिर्फ थोड़ा सा समझने की बात है बस, और इसमें कुछ भी नहीं है। मानव किस तरह से, मानव का प्रकृतिकरण हुआ है और प्रकृति का किस तरह से मानवीकरण हुआ है, मतलब प्रकृति किस तरह से इम्पोर्टेंट है मनुष्य के लिए, मनुष्य किस तरह इम्पोर्टेंट है प्रकृति के लिए। मनुष्य अपने प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने भौतिक वातावरण के अन्योन्य क्रिया करता है। यही चीज़ें हम लोगों ने भौतिक भूगोल में भी पढ़ी हैं, पर वो उसमें भौतिक भूगोल की दृष्टि से पढ़ा जा रहा था, इसमें मानव भूगोल की दृष्टि से पढ़ा जा रहा है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसमें कि मनुष्य अपने प्रौद्योगिकी की सहायता से आप अपने भौतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया करता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मानव क्या उत्पन्न और निर्माण करता है, बल्कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वह किन उपकरणों और तकनीकों की सहायता से उत्पादन और निर्माण करता है। ठीक है ना। क्योंकि पहले भी आप लोगों को बताया जा चुका है कि ये मानव भूगोल है, इसमें मानव भूगोल पर अधिक जोर दिया जाएगा। ठीक है ना। प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचक होती है। देखिए, संसाधन कहीं पर भी उपलब्ध है अगर मान लीजिए, लेकिन वहाँ पर तकनीकी नहीं है, मानव की पहुँच नहीं है, तो वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है ना, नहीं हो सकते हमारे लिए उपयोगी। तो मनुष्य जैसे मान लीजिए कि हमारे पास बहुत सारा उत्पादन है, लेकिन हमें भारत को कच्चे माल का निर्यात करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हमारे पास उतनी अच्छी प्रौद्योगिकी नहीं है जितने कि विदेशों में है। तो हम क्या करते हैं, कच्चे माल का निर्यात कर देते हैं, और जब बने हुए माल का, निर्मित माल का हम लोग आयात करते हैं। ठीक है ना। तो ये प्रौद्योगिकी की कमी ही है। तो यही यही लेखक आपको बता रहे हैं कि मानव प्रकृति के नियम को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया है। उदाहरण, घर्षण और ऊष्मा की संकल्पनाओं ने अग्नि की खोज में हमारी सहायता की। इसी प्रकार डीएनए और आनुवंशिकी की रहस्यों की समझ से हमें अनेक बीमारियों में विजय पाने योग्य बनाया। अधिक तीव्र गति से चलने यान विकसित करने के लिए हम वायु की गति के नियमों का प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है, और प्रौद्योगिकी मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों को कम करती है। प्रकृति पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया की आरंभिक अवस्थाओं में मानव इसके अत्यधिक प्रभावित हुआ था। उन्होंने प्रकृति के आदेशों को अपने अनुसार ढाल लिया। इस तरह कारण यह है कि प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था और मानव समाज के विकास की अवस्था भी आदिम थी। आदिम मानव और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया। प्रौद्योगिकी विकास उस अवस्था में हम प्राकृतिक मानव की कल्पना कर सकते हैं जो प्रकृति को सुनता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था और उसकी पूजा करता था। देखिए, जब प्रौद्योगिकी नहीं थी हमारे पास, ठीक है ना, तब हम क्या करते थे पूरी तरह से, आज भी कई क्षेत्रों में ऐसी चीज़ें मानी जाती हैं, जब हमें नॉलेज नहीं था तो हम क्या करते थे, हम प्रकृति की पूजा करते थे। और मानव क्या करता था, प्रकृति की पूजा करता था, उससे डरता था। जैसे मान लीजिए कि आज जैसे चक्रवात आ रहा है, तो पहले क्या होता था कि हम इसे क्या करते थे, इसे देवी देवताओं के रूप में पूजते थे, और ऐसे ही हमारी संकल्पना बनी हुई थी कि हम इसे कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग जैसे मान लीजिए अभी जो चक्रवात आया हुआ है,
ठीक है ना। तो उस चक्रवात में हम अगर प्राचीन समय में ऐसे चक्रवात आते थे तो इसे मतलब पूरी तरह से इसे प्रकृति का प्रकोप माना जाता था और इस पे कोई भी वो नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका कोई पूर्वानुमान का कोई साधन भी नहीं था, कुछ भी इतना बड़े स्तर पर टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास। लेकिन वर्तमान समय में क्या है, देखिए 2-4 दिन 10 दिन पहले ही पता चल जाता है कि चक्रवात आने वाला है, इस तट पर टकराएगा, इसकी रफ्तार इतनी रहेगी, इतने तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करेगा, लगभग इतने दिनों तक रुकेगा। तो उसके अकॉर्डिंग फिर वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कर ली जाती है, जैसे कि लोगों को हटा दिया गया, मतलब स्थानीय लोगों को, ठीक है ना, अलर्ट कर दिया गया कि नहीं जाना। इससे जनधन की हानि क्या होती है, कम हो जाती है। तो पर्यावरण निश्चयवाद किसे कहते हैं, जब प्रकृति की पूरी तरह से विजय रही हो मनुष्य पर, ठीक है ना। मनुष्य बिल्कुल भी उस पर हस्तक्षेप ना कर सके, मतलब अनुमान भी ना लगा सके, मतलब बचने के तरीके भी ना ढूंढ सके, तब वो पर्यावरणीय निश्चयवाद उसको कहा गया था। ठीक है ना। चलिए इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास बाद में पढ़ेंगे। ठीक है ना। अभी इस पे थोड़ी सी और भी चर्चा होगी, मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण, इसका उदाहरण भी दिया जाएगा और फिर सही ढंग से पढ़ाया भी जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, टेक केयर, पढ़ते रहिए।